हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 3 पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 11 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसमें हमने 2 लेक्चर देख लिए हैं। दोनों ही अहम लेक्चर आपके लिए। एक लेक्चर में हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट देखे थे और दूसरे लेक्चर में रीजन फॉर डिफरेंसेस देखे थे। तो कोई भी सम आपको गिनना है तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, 4 बैलेंसेस आपको याद रखने हैं। वो 4 बैलेंसेस कौन से, वो फिर से एक बार आप चेक कर लीजिए। 4 बैलेंसेस कौन से? तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, उसका मतलब है बैंक बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, उसका मीनिंग है बैंक ओवरड्राफ्ट। वैसे ही डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, उसका मीनिंग है बैंक ओवरड्राफ्ट। और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, उसका मीनिंग है बैंक बैलेंस। कोई भी सम यहीं से शुरू होगा, यहीं पर खत्म होगा, आपको ये याद रखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर से। सम कैसे गिनते हैं। अगर ये सम आपने अच्छे से सीख लिया तो समझ लीजिए आगे आने वाले सारे सम आपको आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिया है वो रीड करते हैं हम। टेक्स्ट बुक का सम नंबर 4 हमने यहाँ पे लिया है। देखिए यहाँ पर आपको क्या बताया है। कैश बुक ऑफ श्री सुधीर शोज बैंक बैलेंस। भी कैश बुक है वो बैंक बैलेंस दिखा रही है। मैंने आपको जैसे बताया था, कोई भी सम 4 बैलेंस से शुरू होता है। यहाँ पे देखिए कैश बुक और बैंक बैलेंस, तो इसको जरा आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, कैश बुक बैंक बैलेंस। आपको समझ में आ रही है बात? देखिए कैश बुक और बैंक बैलेंस आपको मिल रहा है। ये देखिए ये पोर्शन आपको मिल रहा है, ये कैश बुक बैंक बैलेंस। ठीक है, तो इसका मीनिंग हम क्या करेंगे, इसका मीनिंग करेंगे डेबिट बैलेंस। समझ में आ रही है बात? कोई भी सम होगा, ये आपको इंफॉर्मेशन ढूंढ लेनी है। स्टार्ट यहीं से होगा, खत्म भी यहीं पर होगा। चलिए, तो मुझे इस सम को स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया मैं क्या लिखने वाला हूं। तो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, मैं क्या लिखूंगा, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। देखिए मैं लिखता हूं, आपको पता चलेगा क्या करना है। कोई भी सम आपको इसी तरीके से आपको बनाना है। फॉर्मेट जो है आंसर का यही रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। चलो यहां तक ठीक है, ओके। अब अमाउंट 5000 है। आपने देखा ना अमाउंट कितनी है, 5000 है। अमाउंट कितनी है, 5000। देखा आपको, देखिए ऑफ रुपीज 5000। ठीक है, अब ये 5000 आपको लिखना कहाँ है। यहाँ पर तो 2 कॉलम है, डेबिट और क्रेडिट। सर कहाँ लिखेंगे हम? तो मैंने वही आपको सिखाया। देखिए आपका जो ये फॉर्म बन रहा है, कैश बुक है, बैंक बैलेंस है, तो फिर क्या आएगा, डेबिट बैलेंस। तो हमें अमाउंट डेबिट में लिखनी है। कहाँ लिखनी है, डेबिट में। यहाँ पर मैं लिखूंगा 5000। चलिए कोई भी सम ऐसे ही आपको स्टार्ट करना है, ओके। अब बात करते हैं उसका हेडिंग। सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये भी ध्यान रखना, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ श्री सुधीर एज ऑन 31 दिसंबर 2015। अब मैं आपको एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो भी बता देता हूं कि भाई कभी भी आप यहाँ पर जो डेट लिखेंगे वो किसी भी हालत में कोई भी मंथ की लास्ट डेट ही होगी। आपको अगर कोई बोले कि भी जनवरी का आप बैंक रिकंसिलिएशन मुझे बना के दो, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 31 जनवरी। आपको कोई बोले कि भी मार्च महीने का मुझे बैंक रिकंसिलिएशन बना के दो, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, 31 मार्च। समझ में आ रही है बात? मुझे कोई बोले कि भी आप जून महीने का मुझे बैंक रिकंसिलिएशन बना के दो, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 38 जून। समझ में आ रही है बात? मैं कभी भी किसी भी मंथ का लास्ट डेट ही यहाँ पर लिखूंगा।
और ये ही आपका एक बेस बनेगा किसी भी आंसर के लिए। देखिए कैसे हम सीखेंगे अभी, चलिए हड़बड़ी नहीं करेंगे, एकदम आराम से। दो बातें मैंने आपको सिखा दी, कोई भी क्वेश्चन कहाँ से शुरू होने वाला है, तो कोई भी क्वेश्चन ये 4 बैलेंसेस है उसके बेसिस पे आपको शुरू करना है और यहीं पर खत्म करना है। कैसे? तो पहले तो ये 4 बैलेंसेस आपको याद रखने हैं, मैंने आपको इसका तरीका सिखा दिया है, ये आप याद कर लीजिए। फिर कभी भी कोई भी क्वेश्चन, यहाँ पे जब आप हेडिंग लिखोगे, यहाँ पे कभी भी कोई भी मंथ का लास्ट डेट आपको लिख करके उसको शुरू करना है ना। मैंने आपको सिखा दिया, समझा दिया। ओके, अब सारी बातें एकदम आराम आराम से सीखेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं करेंगे। चलिए उसके बाद वाला जो पॉइंट है, मतलब पूरा क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। ये तो मैंने एक तरीका बताया कि भी कोई भी क्वेश्चन ऐसे आप शुरू करोगे, ठीक है। यहाँ तक हमने रीड कर लिया। फिर से एक बार, कैश बुक ऑफ श्री सुधीर shows बैंक बैलेंस ऑफ ₹5,000, ठीक है। ऑन 31st December 2015, कौन सी डेट? 31st December 2015, या फिर आपको बोल दे ऑन December of 2015, खाली दिसंबर लिखा है। फिर भी मैं जब आंसर करूंगा तो 31 दिसंबर लिखूंगा, मैंने बताया ना। आपको बोल दे ऑन मार्च 2015, तो मैं डेट जब लिखूंगा कौन सी लिखूंगा? 31 मार्च लिखूंगा। ओके, आई होप आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, आपको बता रहा है कि भाई बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना के दो 31 दिसंबर 2015 का, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, जो नीचे इंफॉर्मेशन दी गई है उसके बेसिस पे, ठीक है। तो कभी भी आपको क्वेश्चन की शुरुआत से ही आपको एक आंसर मिल जाता है कि भी हमें कहां से शुरू करना है, ठीक है। ओके, अब आपको नीचे ट्रांजेक्शन्स दिए गए हैं। अब उस ट्रांजेक्शन को आपको एकदम आसानी से कैसे पता चलेगा उसका भी एक तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। पहले रीड करते हैं पहला क्वेश्चन, और क्या करना है इसमें ये मैं आपको बताता हूँ। आपको 7 रीजन याद होंगे, मैंने आपको सेकंड लेक्चर में 7 रीजन बताए थे। मेजरली कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन में वो 7 रीजन में से ही कोई ना कोई आपको रीजन दिख जाएंगे, थोड़ा आपको दिमाग लगाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे जो हमें ट्रांजेक्शन दिया है, अ check of ₹8,000 was deposited with bank on 29 December 2015, but this check is not credited in passbook by bank till 31st December 2015। चलिए मैं आपको एक बात बताऊं कि पहले तो आप कौन से महीने का बैंक रिकंसिलेशन बना रहे हो, कौन से महीने का? तो आंसर है सर दिसंबर का बना रहे हैं, दिसंबर महीने का हम बना रहे हैं। जब मैं दिसंबर बोलूं तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए 31 दिसंबर। मैं बोलूं मार्च महीने का तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए 31 मार्च, है ना। ओके, अब जरा मैं समझाना जो आपको बात जो कर रहा हूं, जो समझाना चाह रहा हूं वो जरा समझिए। यहाँ पे आपको कौन सा पॉइंट मिला? सर डिपॉजिट वाला, ध्यान रखना, चेक डिपॉजिट वाला पॉइंट। मैंने सारी बातें आपको अच्छे से समझाई हैं, फिर से एक बार यहाँ पे आपको दिया है भी चेक डिपॉजिट, चेक डिपॉजिट। तो आपको पता है भी चेक डिपॉजिट करता कौन है? सर चेक डिपॉजिट करता है ट्रेडर। ओके, कहां पर? सर कैशबुक में। तो आपको पता है ना भी कैशबुक में वो कौन सी जगह पे एंट्री करेगा? सर जैसे ही उसने डिपॉजिट किया होगा उसने डेबिट कर दिया होगा, है ना। मैंने आपको सिखाया था डिपॉजिट मतलब इनकम, सिखाया था ना। ये डिपॉजिट वाली बात आती है तो इनकम, ठीक है। और पहली एंट्री कौन करता है? ऑलवेज ट्रेडर, क्योंकि डिपॉजिट कौन करता है? ट्रेडर। तो ट्रेडर ने एंट्री करी होगी कैशबुक में डेबिट साइड। मैंने आपको क्या बताया था कि भाई दो जन एंट्री करते हैं, एक ट्रेडर करता है, एक बैंक करती है। ट्रेडर ने डेबिट किया तो बैंक को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा कि नहीं? ठीक है, ध्यान रखना जरा, उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। लेकिन कौन सी डेट से डेट तक? तो 31 दिसंबर 2015 तक। अगर बैंक ने 31 दिसंबर 2015 तक अगर क्रेडिट कर दिया होता तो ये डिफरेंस नहीं बनता। लेकिन आपको बताया क्या है, देखिए जरा, आपको बताया क्या है,
आपको बताया कि भाई बट दिस चेक इज नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक बाय बैंक टिल 31 दिसंबर 2015। बैंक ने 31 दिसंबर 2015 तक उसने क्रेडिट नहीं किया है। आप समझ लो जरा बात को, अगर 31 दिसंबर को उसने क्रेडिट कर लिया होता तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि उसने 31 दिसंबर तक नहीं लिखा है तो उसका मतलब ये हो गया कि भाई ट्रेडर ने एंट्री कर दी है लेकिन इसने एंट्री नहीं करी है, इसने एंट्री नहीं करी है। तो जो एंट्री नहीं हुई है उसको आपको करना है। मतलब आपको कहां पर अमाउंट लिखनी है, क्रेडिट साइड लिखनी है। समझ में आ गई बात? अरे मेरी बात सुनो ना, समझ में आई कि नहीं बात? अच्छा समझ में आ गई सर बात, समझ में आ गई ना। क्रेडिट साइड हम अमाउंट लिखेंगे। चलिए क्रेडिट साइड आपको अमाउंट लिखनी है सर, तो यहाँ पे हम पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे? तो पर्टिकुलर लिखने के लिए मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ, ध्यान रखिए। पूरे क्वेश्चन में से आपको अमाउंट निकाल देनी है, अमाउंट डेट, अमाउंट और डेट निकाल देनी है, और जो भी बचता है वो सारा लिख लेना है। तो हमारा जो रीजन निकल के आएगा देखिए जरा, अ चेक ऑफ रुपीज 8,000 है उसको निकाल देते हैं। तो अ चेक वॉज डिपोजिटेड विथ बैंक बट दिस चेक इज नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक। समझ में आई बात? हो गया, ठीक है कि नहीं? ये हमारा रीजन बन गया। अब ये रीजन पढ़ते आपको कुछ याद आ रहा है? आपने अगर 7 रीजन को याद कर लिया है, 7 रीजन भी आपको याद रखना है ताकि अच्छे से ये बात आपके समझ में आ जाए। अगर रीजन याद नहीं है तो आप ये कर सकते हो, मैंने जैसे बोला अ चेक वॉज डिपोजिटेड विथ बैंक ऑन, ऑन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ से डेट हम निकाल रहे हैं। फिर से एक बार, अ चेक वॉज डिपोजिटेड विथ बैंक बट दिस चेक इज नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक बाय बैंक। खत्म। आपको डेट अमाउंट निकाल देनी है। तो जो आप बोले वो रीजन बन गया। लेकिन ये पूरा रीजन पढ़ते आपको पता नहीं चला कौन सा रीजन है। ये पहला रीजन है अभी हमारा। हमारा पहला रीजन क्या था? चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। एकदम शॉर्ट एंड स्वीट, तो वो लिख देते हैं, है ना। ये क्या बनता है हमारा, देखिए, चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, हमारा पहला रीजन आ गया, है ना। तो हम लिखते हैं पहला रीजन। देखिए कैसे, पहला रीजन आपका यहां पर बनेगा नंबर 1 रीजन क्या बनाया हमने? चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। समझ में आई बात? जो नहीं हुआ है ना वो करो। दो बातें होती है, एक डेबिट होता है, दूसरा क्रेडिट होता है। यहाँ पे क्या बताया? नॉट क्रेडिटेड, तो क्रेडिट करना है अभी आपको। समझ में आई बात? कितनी अमाउंट है? 8,000। जो नहीं हुआ है वो करना है। वो बोले डेबिट नहीं हुआ तो डेबिट कर दो, वो बोले क्रेडिट नहीं हुआ तो क्रेडिट कर दो। बस इतनी आसान सी बात है, ठीक है। ये अगर आपको समझ में नहीं आती है बात, तो मैंने जैसे आपको बताया कि भाई अमाउंट और डेट को निकाल दो, पूरा पॉइंट लिख दो, वो बन जाएगा आपका रीजन, ठीक है। चलिए, और अगर एकदम आसान बात करनी है तो 7 रीजन जो मैंने लिखा है वो याद कर लीजिए। लगभग कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें आपको वही 7 क्वेश्चन, वही रीजन मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे दूसरा जो हमारा रीजन है, हमें कौन सा दिया है वो देखते हैं। सारी बातें अच्छे से समझेंगे। चलिए सेकंड पॉइंट, अ चेक ऑफ ₹6,000 was sent for collection to bank. A check of 6,000 was sent for collection. चेक was sent for collection. इसका मतलब क्या हो गया पता है? इसका मतलब ही हो गया ये डिपॉजिट। चेक को क्या किया आपने? डिपॉजिट किया, इसका मतलब ही ये हुआ। इसका दूसरा मीनिंग, डिपॉजिटेड का दूसरा मीनिंग कि भी आपने चेक को कहाँ पे भेजा है? तो कलेक्शन के लिए भेजा है, उसका दूसरा मीनिंग है। आप बोल लो मैंने डिपॉजिट किया, चाहे बोल लो मैंने चेक को कलेक्शन के लिए भेजा, ये दोनों बातें एक ही है, ठीक है। ओके, टू बैंक ऑन 30 दिसंबर 2015। कौन सी डेट को भेजा?
इस डेट को, विच इज नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, जो बैंक ने अभी तक कलेक्ट नहीं किया टिल 31 दिसंबर 2015। आपको पता है यहां पर भी यही बातें निकल के आएंगी। चलो सबसे पहले मैं आपको रीजन सिखा दूं, रीजन कैसे लिखना है। अमाउंट और डेट को निकाल दो तो आपका रीजन बन जाएगा। चलिए रीजन कौन सा बनेगा, अ चेक वॉज सेंट फॉर कलेक्शन टू बैंक विच इज नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, खत्म, ये आपका रीजन बन गया। आई बात समझ में। और अगर आपको ये देखते ही पता चल गया तो ये पहला ही रीजन है, हमारा जो पहला रीजन हमने लिखा है ना वही है, ठीक है ना, लेकिन उसका तरीका थोड़ा चेंज कर दिया इन लोगों ने। तो आपको ये लिखना है तो ये लिख लीजिए, मैं यही लिखूंगा आपको, अ चेक वॉज सेंट फॉर कलेक्शन टू बैंक विच इज नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, ठीक है। चलिए तो मैं रीजन तो वही लिखूंगा जो मैंने आपको बताया, लेकिन अमाउंट में क्या करेंगे सर तो अमाउंट में आपको समझना है कि चेक सेंट फॉर कलेक्शन, भी चेक कौन भेजेगा कलेक्शन के लिए, तो चेक कलेक्शन के लिए भेजता है ट्रेडर। कौन भेजता है, ट्रेडर भेजता है। ऐसे ही हमको सीखना है। देखिए सेकंड पॉइंट, चेक सेंट फॉर कलेक्शन, ये दोनों का सेम मीनिंग है, चाहे बोलो चेक डिपॉजिट चाहे बोलो चेक सेंट फॉर कलेक्शन, ये दोनों का सेम मीनिंग है। तो पहली एंट्री कौन करेगा, ट्रेडर करेगा। ट्रेडर क्या करेगा, डेबिट, ठीक है। और अगर उसने 31 दिसंबर 2015 तक अगर बैंक ने एंट्री कर दी तो फिर ठीक है, दोनों की एंट्री बन गई। लेकिन यहाँ पर आपको क्या बताया, भी 31 दिसंबर 2015 तक इसने एंट्री नहीं करी है, बैंक ने एंट्री नहीं करी है। अगर बैंक ने एंट्री नहीं करी है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये एंट्री करनी पड़ेगी। कहाँ पर, क्रेडिट साइड। तो समझ में आ गई बात। चलिए तो लिखते हैं, अमाउंट आएगी क्रेडिट साइड, और रीजन तो मैंने आपको सिखा दिया कैसे लिखते हैं, तो दिक्कत तो है नहीं। चलिए लिखते हैं सेकंड जो हमारा रीजन है वो आराम आराम से लिखेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं करेंगे। चलिए सेकंड हमारा जो रीजन निकला वो है चेक सेंट फॉर कलेक्शन, चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, ठीक है। अमाउंट कहाँ लिखनी है आपको, क्रेडिट साइड, वो तो पता है ना, आपने वो देख लिया है। ये दोनों का सेम मीनिंग निकलेगा। आपको याद रखना है, कभी भी एग्जाम देने जाओ ये पहला क्वेश्चन आपको करके ही जाना है, क्योंकि ऐसे दो बातें यहीं पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं, तीसरा पॉइंट हमें क्या बताता है। ये रहा हमारा तीसरा रीजन या फिर ट्रांजैक्शन, जो भी बोलो। अ चेक ऑफ ₹3000 वॉज इश्यूड ऑन 28 दिसंबर 2015। देखते ही पता चल जाता है भाई, ज्यादातर जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो डिपॉजिटेड इश्यूड वाले होते हैं, है ना। यहाँ पे क्या लिख दिया देखो, चेक ऑफ ₹3000 वॉज इश्यूड ऑन 28 दिसंबर 2015। ओके, इश्यू किया है चेक फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए इश्यू किया, कौन सी डेट को, 28 दिसंबर 2015 को। कौन इश्यू करता है भाई, ट्रेडर इश्यू करता है ना। ओके, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल को पेमेंट करने के लिए, विच इज नॉट डेबिटेड बाय बैंक, भाई जो बैंक ने डेबिट नहीं किया इन पासबुक टिल 31 दिसंबर 2015। बात समझ में आ रही है। ओके, तो पहले तो रीजन आप देख लीजिए, रीजन क्या निकलेगा। तो अमाउंट निकाल दीजिए, डेट निकाल दीजिए, अमाउंट रीजन क्या निकलता है देखते हैं। अ चेक वॉज इश्यूड फॉर पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल विच इज नॉट डेबिटेड बाय बैंक। ओके, ये आपका रीजन बन गया। अब अगर आपको समझ में आ रही है बात, तो आपका ये दूसरा रीजन है, चेक इश्यूड बट नॉट डेबिटेड बाय बैंक। सेकंड जो हमारा रीजन है वो आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो मैंने सेकंड रीजन ये लिखा है, चेक इश्यूड बट नॉट डेबिटेड बाय बैंक। ओके, चलिए तो क्या नहीं हुआ, अभी डेबिट नहीं हुआ तो हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। जो नहीं हुआ उसको करना है,
बात समझ में आ रही है? चलिए तो यहाँ पे रीजन लिखेंगे और फिर इसका आंसर लाएंगे। चलिए रीजन क्या बना हमारा, थर्ड नंबर में रीजन बनता है चेक इश्यूड बट नॉट डेबिटेड बाय बैंक। ठीक है, अब क्या नहीं हुआ, जो नहीं हुआ वो करना है, डेबिट नहीं हुआ, नॉट डेबिटेड, तो डेबिट कर दो भाई, इसमें हड़बड़ी क्या है, लो 3000 में डेबिट कर दिया, हो गया। अब यही बात आपको अगर समझनी है तो यहाँ पे हम आपको मैं समझाऊं, मैंने जैसे आपको समझाया था आगे, थर्ड नंबर चेक क्या है भाई, चेक इश्यू है, इश्यूड, अगर चेक इश्यू है तो वो एक्सपेंस बन जाता है, आपको पता है। और पहली एंट्री कौन करता है, चेक इश्यू कौन करता है, ट्रेडर करता है ना, बिजनेसमैन करेगा, तो पहली एंट्री वो कैश बुक में करेगा, एक्सपेंस की एंट्री कहाँ करता है वो, कैश बुक में, क्रेडिट साइड सर, क्रेडिट साइड करता है पेमेंट की एंट्री, ओके। तो इसने एंट्री कर ली, अगर बैंक ने 31 दिसंबर 2015 तक अगर एंट्री कर दी होती, इसने क्रेडिट किया है तो उसको क्या करना पड़ता, डेबिट, अगर उसने इस तारीख तक अगर डेबिट कर दिया होता तो ठीक है, तो इसकी ये रीजन नहीं बनता, लेकिन उसने 31 दिसंबर 2015 तक नहीं किया है, एंट्री नहीं दी है, तो फिर ये रीजन बन जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट। आई बात समझ में? ओके, चलिए आगे देखते हैं, उसके बाद वाला जो पॉइंट है, रीजन है उसको, फोर्थ नंबर रीजन आपको यहां पर दिया है, फोर्थ नंबर, a check of rupees 2000 was drawn on 27 December 2015 and given to creditor, but it is not presented for payment till 31st December 2015। अच्छा, ये बात भी इश्यू वाली है, जब आपको बोले चेक ड्रोन, ड्रोन का मीनिंग ये है इश्यूड, आई बात समझ में, जैसे मैंने कलेक्शन का मतलब बनाया था डिपॉजिट, वैसे ही ड्रोन का मतलब आपको करना है इश्यू, तो ये भी दूसरा ही आपका रीजन है। देखिए चलिए आपको रीजन बनाना मैं आपको पहले सिखा दूं, अमाउंट को निकाल दो, डेट निकाल दो, और चेक वॉज ड्रोन एंड गिवन टू क्रेडिटर बट इट इज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, प्रेजेंटेड का मतलब आप कर लो डेबिट, या फिर ऐसे ही आपको अगर रीजन लिखना है तो ऐसे ही लिख दो जैसे मैंने बोला। ओके, चलिए तो फिर से एक बार जरा, अ चेक was drawn and given to creditor but it is not presented for payment। ठीक है, ये हमारा रीजन बन गया। अब इसको हम यहां पर सीखेंगे चेक इश्यूड, वही बात देखिए, फोर्थ नंबर चेक ड्रोन, ड्रोन का मीनिंग हम क्या करते हैं, ड्रोन का मीनिंग हम करते हैं इश्यूड, यही बात है। तो ये अगर एक्सपेंस है तो ये भी क्या बन जाएगा, एक्सपेंस बन जाएगा। ठीक है, कौन ड्रो ड्रो चेक बनाता कौन है, कौन ड्रो करता है, तो ट्रेडर करता है। ठीक है, ये एक्सपेंस है तो फिर ट्रेडर क्या करेगा, क्रेडिट करेगा उसको। ठीक है, अब अगर ये क्रेडिट इसने किया तो दूसरी एंट्री बैंक को देनी पड़ेगी, बैंक अगर 31 दिसंबर 2015 तक दे देती है तो ठीक है, उसको डेबिट करना था, लेकिन उसने डेबिट किया नहीं है। देखिए आप देखो यहाँ पर, देखो आपको यहाँ पे बताया हुआ है फोर्थ नंबर में, विच इज नॉट, अच्छा यहाँ पर टिल 31 दिसंबर 2015, ये तारीख तक उसने पेमेंट नहीं किया है, उसने बताया ना, तो मैंने क्या बताया, अगर कर दिया होता 31 दिसंबर 2015 तक तो हम यहाँ पर मतलब ये इसकी ये रीजन नहीं बनता, लेकिन उसने नहीं किया है इसलिए ये रीजन बनता है, और रीजन बनता है मतलब हमें लिखना पड़ेगा, डेबिट साइड अमाउंट लिखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो मैं आपको रीजन लिखना सिखाऊं, रीजन कैसे लिखेंगे आपको पता है ना, रीजन लिखते हैं यहाँ पर फोर्थ नंबर में, फोर्थ नंबर में रीजन लिखेंगे चेक ड्रोन एंड गिवन टू क्रेडिटर, चेक drawn and given to creditor
but not presented for payment, but not presented for पेमेंट। आपको मैंने सिखा दिया है इसकी एंट्री कहाँ करनी है, आपको डेबिट साइड करनी है। कितनी अमाउंट है? 2000। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। ठीक है, ओके, आगे चलें। चलिए फिर उसके बाद वाला जो पॉइंट है वो देखते हैं। उसके बाद वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पर ये रहा आपके सामने। इंटरेस्ट ऑफ ₹80 क्रेडिटेड इन पासबुक बाय बैंक विच इज नॉट डेबिटेड इन कैश बुक। लो, ये तो सीधा मिल गया। अभी हमें क्या रीजन बनता है आपका, देख लो जरा। मैंने बताया आपको डेट और अमाउंट को निकाल दो। चलिए, इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक बाय बैंक विच इज नॉट डेबिटेड इन पास कैश बुक, खत्म, ये रीजन बन गया। अब क्या नहीं हुआ, इज नॉट डेबिटेड, तो आपको क्या करना है, डेबिट करना है, खत्म, है ना। चलिए रीजन लिख लेते हैं। क्या रीजन निकला हमारा, यहाँ पे 5 नंबर में रीजन निकला, इंटरेस्ट क्रेडिटेड, इंटरेस्ट credited by bank but not debited in cash book। क्या नहीं हुआ, अभी डेबिट नहीं हुआ। डेबिट नहीं हुआ तो डेबिट कर दो। कितना है, 80 रुपया, है ना। 80 रुपया है तो 80 डेबिट कर दो, खत्म, हो गया हमारा काम। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो ट्रांजैक्शन है वो देखते हैं। चलिए, लास्ट ट्रांजैक्शन है यहाँ पर, बैंक डेबिटेड ₹100 इन पासबुक फॉर बैंक चार्जेस विच इज नॉट क्रेडिटेड इन कैश बुक। चलिए रीजन बताइए मुझे, अमाउंट को निकाल दो, डेट निकाल दो। बैंक डेबिटेड इन पासबुक फॉर बैंक चार्जेस विच इज नॉट क्रेडिटेड इन कैश बुक, ये हमारा रीजन बन गया। और अमाउंट कहाँ लिखेंगे, इज नॉट क्रेडिटेड, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, कितना, 100 रुपीज, है ना, एकदम आसान बात। चलिए रीजन लिख लेते हैं। रीजन क्या आएगा, मैं अगर शॉर्ट में लिखना चाहूं तो भी, बैंक चार्जेस विच इज नॉट क्रेडिटेड टू बैंक। आपको आपके हिसाब से लिखना है तो लिख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था, बैंक चार्जेस डेबिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इन कैश बुक। ठीक है, फिर क्या नहीं हुआ, क्रेडिट नहीं हुआ तो क्रेडिट कर दो, है ना। तो क्रेडिट कितना करोगे, 100 रुपीज। लो, ये हो गया खत्म, खत्म हो गया हमारा ये क्वेश्चन। अब क्या करना है, तो अब हमने शुरू जो किया था वो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, तो अब खत्म भी तो करना पड़ेगा। तो खत्म कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो खत्म करने के लिए क्या करना है आपको, तो दोनों साइड का टोटल चेक करना है, कौन से साइड का टोटल ज्यादा है वो देखना है। तो यहाँ पर अगर आप टोटल करोगे तो ज्यादा टोटल आएगा क्रेडिट साइड का, कितना है, 8 6 14 14,100, ये ज्यादा है। अगर ये ज्यादा है तो मुझे दोनों साइड लिखना पड़ेगा वही टोटल, है ना। ओके, अब 14,100 में से ये टोटल में निकाल दूं, 5 3 8 to 10, 10,080 रुपीज अगर मैं उसमें से निकाल दूंगा तो यहाँ पर जो अमाउंट आएगी वो आएगी 4,020 रुपीज। कितनी आएगी, 4,020 रुपीज, ये मेरा आंसर है। तो सर इसके सामने क्या लिखना है, तो देखिए अब मैं सिखाता हूं आपको, इसके सामने क्या लिखोगे आप। तो हमने शुरू कहां से किया था, कैश बुक से, ध्यान रखना। अगर आपने कैश बुक से शुरू किया है तो आपका आंसर आएगा पासबुक, आपका आंसर आएगा पासबुक। अगर आपने शुरू किया है पासबुक से तो आपका आंसर आएगा कैश बुक। फिर से
हमने शुरू कहाँ से किया है? कैश बुक से। तो आपका आंसर जब लाओगे तो आएगा पासबुक पे आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अब सर आंसर तो हमने ला दिया है, लेकिन यहाँ पे लिखना क्या है तो देखते हैं हम। आंसर आएगा पासबुक। कैश बुक से शुरू किया था, आंसर आएगा पासबुक पे। ध्यान रखना, पासबुक कहाँ पर आपने ये अमाउंट लिखी? ये अमाउंट लिखी है सर डेबिट। अच्छा, पासबुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस मतलब क्या? आइए जरा सीखते हैं। ये रहा पासबुक और ये रहा डेबिट। पासबुक, ये पासबुक और ये रहा डेबिट, ये रहा डेबिट। अच्छा, पासबुक के हिसाब से डेबिट मतलब क्या? तो सर बैंक ओवरड्राफ्ट। समझ में आ रही है बात? तो मेरा आंसर क्या बना? मेरा आंसर क्या बनेगा? डेबिट बैलेंस या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। मेरा आंसर क्या बनेगा? बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। समझ में आई बात? चलिए तो मैं आंसर यहां पे लिख लेता हूं। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। आई होप आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आई होगी। ऐसे ही एक दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे ताकि सारी बातें अच्छे से आपके और समझ में आए। लेकिन फिर से एक बार मैं आपको याद करा दूं, अगर ये चैप्टर अच्छे से सीखना है तो दो बातें याद कर लीजिए। एक जो बैलेंसेस का मैंने फॉर्मेट आपको लिखाया था वो, और दूसरा जो 7 मैंने आपको रीजन लिखाए थे वो याद कर लेना, है ना? तो आपको बहुत आसानी रहेगी। ओके, थैंक यू।